नमस्कार, नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार की राजनीति के बारे में आज चर्चा करना इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बदलने वाली है। दरअसल पार्टी के सूत्रों के हवाले से, यानी कि जेडीयू पार्टी के सूत्रों के हवाले से, भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से और इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से घेराबंदी की है, उस आधार पर एनडीए गठबंधन के सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो ये है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को बिहार से मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी कर चुकी है। रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं उसमें बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को दिल्ली तलब करेंगे, जहां पर उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जी हां, यह पूरा सियासी खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की कार्यशैली और उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर बिहार में आम जनता के बीच काफी रोष देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल इस बार बिहार में सत्ता में वापसी करने का दांव ठोक रही हैं। बिहार में जिस तरीके से सियासी परिवर्तन की लहर चलाने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो बड़ा सियासी उलटफेर करने का संकल्प राहुल गांधी भी ले चुके हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान आप देख लेना कि मोदी शाह का क्या हश्र होने वाला है। यानी कि अब बिहार में आने वाले वक्त में नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है उसको लेकर के जिस तरीके से वक्फ बिल पर बार बार ये प्रतिक्रिया सामने आई, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने साथ छोड़ा, उससे साफ प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार में यहाँ पर अब सीएम कुर्सी के दावेदार एनडीए गठबंधन के नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी ने रास्ता तय कर लिया है और दिखाई ऐसा ही प्रतीत होता है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को यहाँ पर पार्टी की जो एक गतिविधियां है, पार्टी का जो प्रस्ताव है, उसके आधार पर केंद्र की राजनीति में सक्रिय किया जाए, उन्हें उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल ललन सिंह भी एक बड़ा चेहरा है। अक्सर अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ललन सिंह जो अपनी बयानबाजी के चलते चर्चाओं में रहते हैं, वो इस बार बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्या दांव ठोकेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दांव ठोक दिया है। तेजस्वी यादव ने तो ये तक ऐलान कर दिया है कि आरजेडी की अगुवाई में सरकार बनाइए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि तेजस्वी की सरकार आने वाले वक्त में बिहार को तेज रफ्तार देने का काम करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बिहार में सियासी तख्तापलट करने में महागठबंधन कामयाब हो पाता है। फिलहाल आपको एक बयान सुनवाते हैं तेजस्वी यादव का, जिसमें खुद को यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा घोषित कर चुके हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी किस तरीके से बड़े सियासी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सुनिए दोनों राजनेताओं का बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना काम हमारी जिम्मेदारी है। हम तो बस चाहेंगे कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का प्यार मिले। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना। देखो गाड़ी अगर पुराना हो जाता है तो खटारा हो जाता है कि नहीं। 15 साल में तो सरकार भी इजाजत देती है, नहीं ना देती है। पुराना 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का क्या है कि खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। बीच रास्ते में कब पंचर कर जाएगा, कब इंजन बंद हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इस सरकार हुआ 15 साल नहीं 20 साल पुरान हो गया। 20 साल पुरान हुआ है कि नहीं। अब पुराना गाड़ी के समय है कि नया गाड़ी के समय। नया गाड़ी यानी नया सरकार का समय है। तेज रफ्तार से तेजी से विकास बिहार को करना है कि नहीं करना है। तो खटारा गाड़ी को छोड़िए, पुराना सरकार को प्रणाम कीजिए। अब समय सबका हो गया, 20 साल कम थोड़ी होता है। अब नौजवान लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और एक बार 5 साल आप लोग मौका दे करके दिखाइए। तेजस्वी का उम्र भले ही कच्चा है लेकिन जुबान कच्चा नहीं है।
हमने कहा था नौकरी देंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। आज जो बहाली भी निकल रहा है, हम ही लोग वाला निकाल रहा है लोग। और तेजस्वी के पहले पेपर लीक होता था, तेजस्वी आया तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और तेजस्वी के हटने के बाद फिर पेपर लीक हो गया। तो आप सब लोगों का प्यार मिले, आप लोगों का साथ मिलेगा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। तो एकजुट रहना है ना, तो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाना है ना, गरीब जनता का सरकार बनाना है ना। तो चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखना, बिहार के चुनाव में देखना, महाराष्ट्र के लोगों से पूछिए, आपको बताएंगे बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव कैसे जीता है। वो आपको बता देंगे किस प्रकार से जीता है। इलेक्शन कमीशन से हमने वोटर लिस्ट, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हम पूछ पूछ के थक गए। आज तक इलेक्शन कमीशन हमें महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा है। यह सच्चाई है। मगर आने वाले समय में यहां पे बदलाव आने वाला है। लोगों का मूड दिख रहा है। तो विचारधारा की लड़ाई है, आपकी विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है। क्या फर्क है इसमें और आरएसएस की विचारधारा में? सबसे पहले, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारी विचारधारा है। इसमें गांधी जी की, अंबेडकर जी की, पटेल जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु जी की, गुरु नानक जी की, कबीर जी की, बसवना जी की विचारधारा है। यह 70 साल पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है, यह हजारों साल पुरानी सोच है और यह आपकी है। आपके खून, आपके पसीने ने, कांग्रेस पार्टी के खून, कांग्रेस पार्टी के पसीने ने यह कॉन्स्टिट्यूशन देश के साथ बनाया है और आज इस पर आक्रमण हो रहा है। संस्थाओं पर आक्रमण होता है। अग्निवीर, अदानी अंबानी को देश का पूरा धन, यह सब कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान की हर संस्था में एक संगठन आरएसएस के लोग होने चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान की सब यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के होने चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं को, तमिल को, बंगाली को दबाया जाना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है। मगर आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी, आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। और आजादी से पहले
एक बात याद रखिए, भूलिए मत, आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिस दिन यह किताब लिखी गई थी, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, राहुल गांधी को सुना, दोनों राजनेता जिस तरीके से इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बिहार में पूरे ताकत के साथ जान झोंकने की बात कर रहे हैं। देखना दिलचस्पी होगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो केंद्र सरकार लेकर के आई है और बिहार में मुस्लिम वोट बैंक काफी निर्णायक है, 17% मुस्लिम वोट बैंक है। 5 ऐसे जिले हैं जिनमें 35% से अधिक मुस्लिम वोट बैंक है। तो क्या इंडिया अलायंस का इस बार बिहार में सूर्योदय हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार की सत्ता से बेदखल करने में क्या बीजेपी उन्हें साइडलाइन करने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहले ही ऐलान करते हुए नजर आ चुके हैं कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार नहीं बल्कि मोदी शाह तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सियासी सरगर्मियां बदलती हुई नजर आती हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।